नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो भाई मेरे, आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि अम्लीय वर्षा के कारक हैं। अम्लीय वर्षा के कारक पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई एक चीज याद रखिएगा कि वर्षा जल का पीएच वैल्यू, क्या याद रखना है आपको कि वर्षा जल का जो है पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है तो ये अम्लीय वर्षा कहलाता है। और इसके कारक जो है NO2 और यहाँ पे SO2 है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार परीक्षा में आया था कि अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना से कम होता है, तो 5.6 से कम होता है। ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में मेरे भाई कौन हमेशा उपस्थित रहता है, तो आप बताइएगा। ओजोन हमेशा उपस्थित रहता है। अच्छा, ओजोन कैसा होता है, तो ओजोन प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है भैया? प्रतिचुंबकीय होता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है कि ध्वनि की क्या इकाई होती है, तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। ये बात आप याद रखिएगा। इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा कि भैया संकीर्णन का मापन जो है ये भी डेसिबल में होता है, क्षीणता का मापन भी डेसिबल में होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, किसमें? तो डेसिबल में इसका भी मापन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। और उससे पहले मेरे भाई, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। हमने आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे नंबर लाना है। तो आप हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स को जरूर परचेज कर लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत कम दिया जाएगा और एग्जाम में लड़ने की हमारी गारंटी होगी। तो मेरे भाई इसका चार्ज मात्र 199 है। आप कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 1685 नंबर पे। बोलिएगा भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करने हैं, आपको मिल जाएगा। और साथ में हमारे तरफ से हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या तो डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, आप हमसे बात कर लीजिएगा। ओके, और इसे जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। जिसे लगता है कि भैया अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े, तो फिर ये आपके लिए काफी है, इसके बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। देखो अब यहां पे प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई, तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, ये कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। कब हुई थी भैया? 1984 ईस्वी में हुई थी और ये दिसंबर का महीना था। कितना दिसंबर? तो 2 से 3 दिसंबर याद रखिएगा, यानी कि रात में हुई थी। तो 2 और 3 दिसंबर यहां पे दोनों शामिल हो गया। याद रखोगे मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभी मिथाइल आइसोसाइनेट को लिख देगा इसका सूत्र, तो वो होता है C2H3 और कौन सा होता है जल्दी से बताओ तो मेरे भाई NO होता है। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां पे आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल ये है कि अधिक समय तक तथा बार बार विकिरणों के प्रभाव से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। 5 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला यहां पे प्रश्न ये है कि वायुमंडल में CO2 की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? तो एक बात आप याद रखिएगा मेरे भाई, वायुमंडल में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा? N2, उसके बाद भैया O2, उसके बाद क्या पाया जाता है जल्दी से बताओ? आर्गन, उसके बाद आप बताओगे यहां पे CO2। हमसे पूछा है N2 कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है जल्दी से बताओ? तो 78% नाइट्रोजन होता है।
तो पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस। उसके बाद ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है, ये याद रखिएगा। आर्गन कितना पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है, और CO2 जो है 0.04% पाई जाती है। आप हमें बताओगे CO2 पूछा है तो 0.04 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बच्चा पार्टी ये चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से आ सकता है। ओके, चलो 7 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलिएगा। बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा जी, सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। देखो यहां पे प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में गैसें किस प्रकार के विकिरण को यहां पे अवशोषित करती है, बता दो 7 नंबर सवाल का जवाब। तो आप बताओगे अवरक्त विकिरण को, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहां पे प्रश्न है कि भारत सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, तो ये किया था 1986 में। कब किया था, 1986 में किया था। अच्छा आप लोग बताइएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताना जल्दी से कमेंट करके। तो भैया पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। तो एग्जाम में आएगा भाई कि पर्यावरण, यहां पे पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण दिवस आप लोग याद रखिएगा, ये कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है आपको। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पर्यावरण संरक्षण दिवस यहां पे 26 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है कि यीस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में भी पूछेगा तो हाइड्रा में भी मुकुलन के द्वारा ही होता है भैया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे है कि राइजोपस में अलैंगिक जनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो राइजोपस में यहां पे बीजाणुओं के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा गया है भैया बताइएगा। तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप याद रख सकते हो जलकुंभी जो है मेरे भाई 8 मंथ में, कितने मंथ में, 8 मंथ में 65,000 से अधिक पौधे ये उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा। चलो, और ये जल में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, तो बांस यहां पे करेक्ट होगा, 12 का ऑप्शन ए याद रखिएगा। इसके अलावा प्रशांत महासागर ये सामन मछली भी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन सेब का खाया जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आज देखते हैं 35 में आप कितना सही कर पाते हो, और लास्ट में 35 के अलावा एक क्वेश्चन और भी रखे हैं जिसका कि आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, और वो आंसर आपको बताना पड़ेगा। देखो यहां पे है वायु परागन किस में नहीं होता, तो घास में, मक्का में, गेहूं में वायु परागन होता है। सेल्विया में वायु परागन नहीं होता, जबकि इसमें कीट परागन होता है। पूछेगा परीक्षा में सेल्विया में किसके द्वारा, तो कीट के द्वारा परागन होता है। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, भ्रूणपोष में यहां पे ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में किस पे पाया जाता है, तो ये मानव में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो 17 का बताओ यहाँ पे बच्चा पार्टी। निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है, तो आप याद रखिएगा कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम को हम पित्त पिंड हिंदी में कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आपको याद रखने हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पे अपरा हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं, बताइएगा कौन सा मेरे भाई यहाँ पे अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं। कौन से हार्मोन है भैया, तो ये HCG हो जाएगा, HPL हो जाएगा, उसके बाद रिलैक्सिन हो जाएगा, ये सभी बनते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने। सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है, तो 2 मंथ के बाद। यहां पे 19 का ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिएगा 20 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में कौन यौन संचारित रोग है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। आप बताओगे भैया एसटीडी पूछा गया है तो सिफिलिस हो जाएगा, हर्पीस हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा, यही सब तो होगा। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इनविट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे, इनविट्रो कहते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है भाई मेरे। देखो यहाँ पे प्रश्न है, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता ब्लड ग्रुप ओ है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा सर्वग्राही रक्तदाता कौन सा हो जाएगा, सर्वग्राही आपसे पूछेगा तो ब्लड ग्रुप ए और बी हो जाएगा, ए बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह मेरे भाई क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे बहु अलील यानी कि मल्टीपल एलील और यहाँ पे सह प्रभाविता को दर्शाता है, यानी कि कोडोमिनेंस को दर्शाता है। तो बी और सी हमारा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगा के चलिएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई जो नोट्स मैंने आपको बताया है उसे जरूर पढ़िएगा आप लोग। अगर कुछ नहीं भी पढ़े हो ना, उतना को जरूर पढ़ लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, और जितने साथी ले चुके हैं पढ़ भी रहे होंगे और हमें लगता है कि वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। देखो विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है किसके कारण, तो ये होती है क्रॉसिंग ओवर के कारण, यानी कि आप बताइएगा विनिमय के कारण। भैया ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि आरएनए से जो डीएनए बनते हैं उसे क्या कहते हैं। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीमेंट्री डीएनए, जिसे हम सी डीएनए कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 का बताओ आप लोग। डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं जानते हो, प्रतिलेखन बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, प्रतिलेखन बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ, एंटीकोडोन किस में पाया जाता है। एंटीकोडोन किस में पाया जाता है, ट्रांसफर आरएनए में। इसकी संरचना कैसे होती है, क्लोवर लीफ के समान मेरे भाई। किसके समान, क्लोवर लीफ, यानी कि आप कहोगे भैया त्रिपर्णी के जैसा। त्रिपर्णी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आया है कि किसकी संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, तो टीआरएनए की। और कौन सा घुलनशील आरएनए है, एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में कौन घुलनशील आरएनए है, तो ये भी याद रखिएगा कि टीआरएनए को हम लोग घुलनशील आरएनए कहते हैं, सोल्यूबल आरएनए कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। 29 नंबर सवाल है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है, तो लिम्फोसाइट से होता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार के, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट, और दोनों जो उत्पन्न होता है वो कहां होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ये दोनों अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया मेरे, सेरोलॉजी कहलाता है। 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, इनमें कौन सी बीमारी है जो प्रत्युर्जक के द्वारा उत्पन्न होती है। प्रत्युर्जक के द्वारा हे ज्वर उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हो, क्या भूल जाते हो आप लोग, प्लीज एक बार क्लास को लाइक जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे है एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 33 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी, एलर्जन कहते हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं हम लोग, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, यहां पे प्रश्न है कि कल्याण सोना किसकी किस्म है? कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो ये गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। क्या है? गेहूं की ये प्रोन्नत किस्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल, लेकिन नीचे एक और भी प्रश्न दिया गया है मेरे भाई, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। देखो, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी वाला रोग होता है। इसका केमिकल नाम क्या है? रेटिनोल है। ये याद रखिएगा आप लोग। आइए, यहां पे आपका होमवर्क नीचे आ चुका है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। इसलिए यहां पे देखो क्वेश्चन लिखा गया है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इसका आंसर आप लोग क्या करोगे मेरे भाई? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताओगे। और ये भी बताओगे कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ, और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।